बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलूच की लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। उसके बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ सियासत में एक मरतबा फिर मुतहर्रक होने वाले हैं। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? क्या वो फौरी तौर पर मुतहर्रक होने वाले हैं या भी कुछ किसी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है? इस पर बात करेंगे। और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मिनरल बिल पेश किया गया है, माइंड एंड मिनरल बिल 2025, उसके हवाले से पीटीआई ने वफाकी हुकूमत और एक अहम अदारे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। इस ब्लैकमेलिंग का नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई वाले इंसाफ की फौरी फराहमी से खौफज़दा क्यों हैं? ये कल की खबर है। कल मैंने अपने ब्लॉग में इसका जिक्र किया था, लेकिन आपने देखा होगा बीच में आवाज़ का कोई मसला आ गया, तो वो जो सेगमेंट जो है ये हमें डिलीट करना पड़ा था या काटना पड़ा था या एडिट करना पड़ा था। तो पहले नवाज शरीफ से बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें हो रही हैं काफ़ी अरसे से। उनके जो ओहदेदारान हैं पार्टी के, वो भी मुलाकात करते रहते हैं। उन्होंने एक वक्त जो है वो अरकान असम्बली के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू किया था। जब बलूचिस्तान में मामला गड़बड़ हुए, ख़ास तौर पे जाफर एक्सप्रेस पे जब हमला हुआ, तो उसके बाद जो बलूचिस्तान की क़यादत है उन्होंने भी नवाज शरीफ के साथ राब्ते किए और उन्हें अपना किरदार अदा करने के लिए कहा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर थे वो मिलकर गए थे नवाज शरीफ से, और उन्होंने भी ये दरख्वास्त की थी कि जनाब आप बलूचिस्तान के हवाले से अपना किरदार अदा करें। अब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो हैं, साबिक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो भी मुलाकात करके गए हैं। और वो हुकूमत में उनकी जो जमात है मालिक बलोच साहब की, वो हुकूमत की इत्तेहादी भी है पार्लियामेंट में। तो उन्होंने भी एक मरतबा फिर वही बात की है कि जनाब आप बलूचिस्तान के हवाले से, ज़ाहिर है वहाँ हालात ख़राब हैं। अख्तर मेंगल साहब ने अपना जनाब एक निकाला हुआ है, जनाब धरना दे के बैठे हुए हैं। अगर कि उनका धरना मेरे ख्याल में नाकाम हो गया हुआ है, ना ही उसे महरंग बलोच के हामियों की हिमायत मिली, ना ही बलोच अवाम की उन्हें हिमायत मिली। वो बस बैठे हुए हैं, अब फेस सेविंग के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बन गए। यहाँ तो ये भी बातें हो रही है, जहाँ पे जो मदनी कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में, फोरम हुआ है, तो शायद उसको सबोताज करने की कोशिश थी। वहाँ बताया जाए जनाब यहाँ तो हालात ही ठीक नहीं, बलूचिस्तान में बड़ी जनाब मादनियात हैं और वहाँ आप जनाब ठेके शेके ले रहे हैं, तो वहाँ तो हालात ही ठीक नहीं है। अब उसमें भी नाकामी हुई है उन्हें, और जो हजूम इकट्ठा करने में भी वो नाकाम रहे हैं। अब अब्दुल मालिक बलोच साहब जो हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि अख्तर, मेरी इत्तला के मुताबिक अख्तर मेंगल का उन्होंने ज़रूर जिक्र किया है। उन्होंने दावत दी है जनाब आप बलूचिस्तान का दौरा करें और अख्तर मेंगल समेत बलोच सरदारों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करें, मामलात को, टेम्परेचर को मामूल पे लाने की कोशिश की जाए। तो ज़ाहिर है वो लीडर हैं, कौमी लीडर हैं नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं। तो उन्होंने अपना जो किरदार निभाने की बात की है। माजी में भी एक दौर में अकबर मुफ्ती साहब जो है वो नाराज़ हो गए थे, तो उन्होंने ही, मियां नवाज शरीफ ने उनके साथ बातचीत करके उन्हें जो है वो राज़ी किया था या मनाया था। तो बहरहाल अब मालिक बलोच साहब जो हैं वो ये दरख्वास्त करके गए हैं, और जो मेरी इत्तला है वो ये है कि ये नवाज शरीफ साहब एक्टिव होंगे, ज़रूर एक्टिव होंगे। लेकिन ये जो मामला है ना, ये हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी सुनने में आया है, ज़राए से सुनने में आया है कि वो इस तमाम मामले पे मियां शहबाज शरीफ को एतमाद में लेंगे या उनके साथ मुशावरत करेंगे, उसके बाद वो मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमारे वज़ीर दिफा ने भी ये बात की है और मेरे ज़राए जो है इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ जो कहा ना कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ बातचीत की जाए, तो उनमें महरंग बलोच का जिक्र नहीं हुआ। ये नवाज शरीफ ने जिन लोगों के साथ इंदिया दिया है बातचीत का, उनमें महरंग बलोच का नाम ही नहीं है। एक बात होगी। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे बलूचिस्तान नहीं जाने वाले। हो सकता है कि टेलीफोन पे कोई राब्ते शाब्ते कर लें किसी से, लेकिन वहाँ वो
जाके मुतहर्रिक होने वाले नहीं हैं। वो आइंदा हफ्ते जा रहे हैं जनाब बरतानिया, और पता ये चला है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी लंदन जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब वहाँ कुछ अर्सा गुजारेंगे। उनके सेहत के मसाइल रहते हैं, चेकअप वगैरह करवाना होता है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो वज़ीर आज़म है हमारे, वो 3-4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने ये इंडिया दे दिया हुआ है, पार्टी को उन्होंने कह दिया हुआ है कि मैं मुल्की सियासत के साथ साथ पार्टी सियासत में भी मुतहर्रिक होने वाला हूँ। इन दोनों वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो बिजली की कीमतों में कमी हुई है, कमी की गई है, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था उसका, तो इस हवाले से वो बड़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं हुकूमत के इक़दामात को। और फिर एक और खुशखबरी है कि जो PIA जो है वो शायद 20 साल बाद पहली मरतबा मुनाफे में गई है। वो बहरहाल एक अलग इशू है, लेकिन ये इन्होंने जो मेरी इत्तला के मुताबिक जो 90 शाहरा कायदे आज़म है वज़ीर आला सेक्रेटरीट, तो वहाँ इनके लिए एक आफत जो है वो चंगा बड़ा दफ्तर वो रेनोवेट किया जा रहा है। वहाँ वो पार्टी की आदत से मुलाकातें किया करेंगे और अरकान असम्बली जो हैं, सूबाई और कौमी अरकान असम्बली, उनके साथ मुलाकातें किया करेंगे। यानी मरीम नवाज जी चाहती हैं कि अब्बा जी जो है ना वो रोज़ाना दफ्तर जाएं बाकायदगी के साथ, घर में ना बैठे रहें। इस तरह की प्लानिंग इनकी है। और ये मैं बड़े वसूख के साथ एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 2 लीडर ऐसे हैं जिनकी सूझबूझ पे मुझे कोई शक नहीं है। एक मियाँ नवाज शरीफ, दूसरे आसिफ अली जरदारी। ये सियासतदान तो हैं ही, लेकिन अब जो मेरा ख्याल ये है कि ये स्टेट्समैन के दर्जा पे फायद हो चुके हुए हैं। यानी आप दानिश्वर कह सकते हैं, सियासी दानिश्वर भी कह सकते हैं, कौमी दानिश्वर भी कह सकते हैं। पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब भी बलूचिस्तान गए थे, उन्होंने भी कुछ मुलाकातें की थी वहाँ पे। कुछ लोगों का ख्याल है शायद वो अपनी पार्टी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो बलूचिस्तान के हालात पे गहरी नज़र रखे हुए। और पहले भी जब उनकी हुकूमत आई थी 2008 में, 2008 से 2013 तक जब उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने जो बलूचिस्तान के हकूक़ की बहाली का आगाज़ किया था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान के लिए, और अब्दुल मालिक बलोच ही के दौर में उन्होंने बहुत सारे मामला जो थे बलोचों के साथ सीधे सुधे कर ले, सीधे बदरे। और मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कर सकता हूँ कि ये दोनों रहनुमा मिलके जो बलूचिस्तान वाला इशू है उसको हल करने की पोजीशन में है, मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी तो खुद भी बलोच ट्राइब से उनका ताल्लुक है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने जनाब कमर कस ली है, वो एक्टिव होने वाले हैं, लेकिन लंदन के दौरा के बाद वो जब वापस आएंगे तो आपको एक और तर्ज के नवाज शरीफ जो है वो नज़र आएंगे। घर बैठने वाले नवाज शरीफ नज़र नहीं आएंगे। और ये भी मुमकिन है, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनाब जलसे जुलूस भी हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ जो जलसे हैं उनसे खिताब भी कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इस्तकामत दे। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी सेहत याब हो चुके हुए हैं, अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है उन्हें। तो ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों को मिलकर, इन दोनों लीडरों को मिलकर बलूचिस्तान समेत मुल्क के तमाम जो मसाइल हैं वो हल करने की तौफीक दे। अब आते हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा वाला इशू। अपने पिछले व्लॉग में मैंने माइंस एंड मिनरल बिल जो है 2025 का जो वहाँ पेश हुआ है, 119 शिकें उसकी, उस पर मैंने उसके मदरजात या उसके चीदा निकात जो हैं वो आपके सामने रखे थे। और मैंने ये भी कहा था कि अलीमा बाजी ये कह रही हैं कि जनाब जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता वो बिल जो है वो होल्ड में रखा जाए, उस पर वोटिंग ही ना हो। और मैंने ये भी अर्ज किया था जनाब अली मीन गंडापुर साहब जो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब फौज जो है वो मादनी वसाइल पर कब्जा करनी चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मादनी वसाइल हैं, और वफाकी हुकूमत मादनी वसाइल पर कब्जा करना चाहती है। तो उन्होंने कहा जनाब ये सारी बातें हैं, कैसे कब्जा किया जा सकता है? वो बिल तो हमने पेश किया है असम्बली में। और अलीमा बाजी के बाद अब जो उन्होंने कहा है, तो जो राजा सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की है। और फिर वहाँ जो उनके मशीर इतलात हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने भी यही बात की है कि भाई साहब ये बिल है और कानून बन रहा है, हम इस्लाहात चाहते हैं। ये जो मातनियात और कानूनी
کے نام پہ وہاں کرپشن ہوتی ہے، جو مافیاز سرگرم ہیں، ان کی روک تھام کے لیے یہ اصلاحات کا ہم جو ہے یہ بل جو ہے ترمیمی بل جو مائنز اینڈ منرل بل 2025 کے نام سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، جو ٹیبل کیا گیا ہے، وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سارا ایشو ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو یہ سارا مدعا جو ہے یہ فوج پہ ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ بل جناب بنا کے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جناب اس کو اتنے دنوں میں منظور کر لیا جائے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ بڑا ضخیم قسم کا بل ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے اور سارے معاملات جناب کہیں ہمارے حقوق تو غصب نہیں ہو رہے جناب۔ اور پھر وہی بات جو علیمہ خانم کہہ رہی ہیں جو انہوں نے کہا تھا اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں نا یہ کہ عمران خان کی رہائی تک اس بل کو ہولڈ کر لیا جائے۔ اب یہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے۔ اور صوبائی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اتنے دنوں میں پاس کراؤ۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی رہائی کے بعد اگر یہ بل اس وقت ناجائز ہے تو پھر وہ جائز کیسے ہو جائے گا؟ عمران خان کو اگر رہا کر دیا جاتا ہے، ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، یہ ڈیل کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں نا، بلیک میل ہی کر رہے ہیں نا کہ جناب ہماری وہاں حکومت ہے تو ہم جو یہ بل ہے یہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے جناب دیکھتے ہیں بل پاس ہوتا ہے نہیں پاس ہوتا ہے، لیکن مجھے جو وہاں کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ سنجیدہ ہے اس بل کو پاس یا منظور کروانے کے لیے، وہ سنجیدہ ہے جیسے علی مین گنڈا پور نے کہا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے جو حقوق ہیں یا ہمارے جو معدنی وسائل ہیں ان پہ کوئی زد نہیں پڑنے والی۔ یہ ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے اسٹیک ہولڈر سے بات کی ہے، بڑی جناب ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس نے سارا اس پہ غور شور کیا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ایک آزاد ٹریبیونل جو ہے غیر جانبدار قسم کا، وہ کہتے ہیں معاملات کو حل کرنے کے لیے اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل جو ایک آزاد ٹریبیونل، آزاد قسم کا ٹریبیونل جو ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ بھی ہم بنائیں گے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، پہلے عمران خان کو رہا کرو پھر۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی سے یہ مشروط کرتے ہیں وقت کو اور عمران خان کو رہا فرض کر لیں، جس کا امکان نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور بل بھی منظور ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں، تو کیا پھر جو خیبر پختونخوا کے حقوق ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ کیا پھر ان کے وسائل پہ یا معدنی وسائل پہ حکومت یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قبضہ نہیں کرے گی؟ چلو فرض کر لیں، یہ بھی فرض کر لیں کہ جناب یہ جو تجویز ہے بل کی، جو مجوزہ بل ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کے خلاف کوئی کام کرے گی؟ اور ویسے بھی جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ جتنے متحرک ہیں اس حوالے سے، جیسے یہ ابھی جو معدنی فورم ہوا ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، امریکہ سے بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، وہاں بڑی خوش آئند باتیں ہوئی ہیں، تو وہاں سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے جناب کہ آپ کو سیکورٹی جو ہے ٹینشن نہیں لینی، تو انہیں سیکورٹی پوری دیتی جائے گی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، سیاسی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مشکل ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور بہت سارے مالک، جو چین جیسا ملک جو ہے وہ گارنٹی مانگتے ہیں فوج کی، جناب یہ فوج والے ہمیں گارنٹی دیں۔ اب جو امریکہ کا وفد آیا ہے، پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی ہے اور جو پاکستان کی معدنی پالیسی ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کچھ گارنٹی مانگی ہوں گی نا، بھائی جان تو سے گل کی ہے اگر فرض کرو انویسٹمنٹ لے آئیے کہ پھر سارے مسائل ہو جائیں گے تو دا کی حل ہوئے گا، وہ یہی گلیں کی ہونی ہے نا، اور صرف چاہ پین تک خوش گپیاں کرنے تو نہیں گئے ہونے۔ لیکن یہ جو ہے اب جب نظر آ رہا ہے کہ جناب اس حوالے سے جو یہ معدنی کانفرنس ہے اس حوالے سے کچھ یا فورم ہے اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو جناب ان کو پھر تکلیف ہوگی اور اس کو جنہیں مشروط کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے ساتھ اس بل کو جو خیبر پختونخوا والا بل ہے اس کو۔ اچھا ایک طرف پی ٹی آئی والے عمران خان کے نام پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ان میں آپس میں اتفاق نہیں، پھوٹ پڑ گئی ہوئی ہے۔ یہ ایک دن پہلے علیمہ خانم
जो मुलाकात करने गई हैं और मुलाकात नहीं हो सकी उनकी, तो फिर उस पर जनाब इख्तलाफ हो गया। अब सलमान अकबर राजा साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो मीटिंग हुई है उनकी, तो वहाँ जनाब उन्होंने चढ़ाई कर दी। वो कल भी मैंने कहा था कि जनाब गोद में बैठ के दाढ़ी नोचने वाली जो बात मैंने की थी, तो वो जनाब उनकी तू मैं होगी। पता ही चला है कि बैरिस्टर गौहर की और सलमान अकबर राजा की। तो फिर बैरिस्टर गौहर से एक कल जो पूछा है सहाफ़ियों ने कि जनाब वो जो वजाहतें मांग रहे थे सलमान अकबर राजा साहब, और कह रहे हैं जनाब कि आप किसी के मंजूर नज़र हैं, लिस्ट में नाम नहीं था वगैरह वगैरह, तो इस पे उनका लुबा लहजा देखिए जरा बैरिस्टर गौहर का। मैं चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत दूंगा। मैंने पहली मर्तबा उन्हें इतने गुस्से में देखा है। उन्होंने कहा जनाब ये क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं चेयरमैन हूँ, ये लोग जो है ये मुझे वजाहत देंगे, मैं इनको वजाहत दूंगा। वो कहते हैं इमरान खान के बाद मैं हूँ, इमरान खान ने मुझे चेयरमैन बनाया हुआ है। इस तरह की गुफ्तगू की है। और वैसे भी मैंने जो अर्ज किया है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो वो चाहती है बिल पास हो जाए, और ये जो है सलमान अकबर राजा जैसे लोग जो मेरा ख्याल सियासत की उन बारीकियों को शायद समझते नहीं हैं, वो कुछ और बातें कर रहे हैं। अलीमा खानम जो है भाई की मोहब्बत में जो कर रही हैं हरकतें वो कर रही हैं। आखिर में मैं ये अर्ज करूँगा, जो मैंने कहा कि मैंने भी लाख में ये हिसाब मेरा शामिल था, लेकिन वो क्योंकि आवाज़ का एक इशू आ गया था, इस वजह से फिर इसको काटना पड़ा, बीच में से एडिट करना पड़ा। वो ये है कि जनाब हुकूमत पंजाब ने 9 मई के मुल्ज़मान जिनकी ज़मानतें ट्रायल कोर्ट से या हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी हैं, उनकी मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर रखा है। और 8 तारीख को ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी, मिस्टर जस्टिस शफी सिद्दीकी और मिस्टर जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच के सामने ये दरखास्तें लगी हुई थी। ये 20 के करीब दरखास्तें हैं, जिसमें आलिया हमजा वाला केस भी है, खतीजा शाह वाला केस भी है। अब अदालत ने यह कहा कि जनाब हम इस पे मेरिट्स पे नहीं जाएंगे, हालातों वाक़यात की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक डायरेक्शन दे देते हैं ट्रायल कोर्ट्स को कि 4 माह के अंदर अंदर इन मुकदमात का फैसला कर दिया जाए। ये ज़मानत मनसूखी की दरखास्तें तो 20 हैं, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि इनके साथ जो मुलज़म हैं वो उनकी तादाद जो सैकड़ों में है। अगर इन मुकदमात को 4 माह में निपटाने का फैसला करने का हुक्म दिया जाता है तो फिर वो सैकड़ों लोग हैं। अब ये एतराज़ कर रहे हैं पीटीए वाले, पता नहीं क्यों खौफज़दा हैं। अब जो रिपोर्ट सबमिट हुई है हुकूमत पंजाब की तरफ से 9 मई के हवाले से, वो ये बताया गया कि जनाब एक तो ये उन्होंने कहा है कि ये जो 9 मई वाला मामला था ये एहतजाज या रैली नहीं थी, कोई इत्तफाकिया बात नहीं थी। वो कहते हैं जनाब ये अदारे पे हमला था, एक सोची समझी स्कीम के तहत हमला था। जैसा कि मैं अर्ज़ करते रहता हूँ जनाब, ये बगावत दिलवाने की कोशिश थी। और जो अदारे हैं हमारे हसास अदारे फ़ौज और सिंतल का, वो यकसू इस बात पे कि जनाब ये तो फ़ौज के अंदर लड़ाई करवाने की कोशिश थी, आर्मी चीफ को उनके ओहदे से हटाने की कोशिश थी, ये सारे मामला हैं, इसीलिए ये खौफज़दा मुझे लग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो बताया गया कि 9 मई के हंगामों में पंजाब में मजमूई तौर पे 19 करोड़ 37 लाख रुपए से ज़्यादा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। और वो कहते हैं जनाब मुख्तलिफ अजला में, तमाम अजला में ये वारदातें की थी इन्होंने। 319 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए और मजमूई तौर पे 35,962 जो हैं वो मुलज़म हैं, जिनमें से 11,367 जो हैं वो मुलज़म जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हुए हैं और 24,595 मुलज़म जो हैं वो मफरूर हैं, जिनमें हमाद अज़हर साहब भी शामिल हैं, मियाँ असलम भी शामिल हैं, मुराद सईद भी शामिल हैं और भी कई एक लोग जो हैं वो शामिल हैं। अदालत में बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जनाब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं ना, फैसल चौधरी, ये जनाब रोस्टम पे आके खड़े हो गए और इन्होंने कुछ दलाइल देने की कोशिश की। जब अदालत ने कहा ना जनाब 4 माह मेरे ख्याल काफ़ी है, 4 माह के अंदर अंदर फैसला कर दिया। ये मैंने देखा है, ज़मानत के जो मुकदमात होते हैं ना, अगर कोई मुलज़म ज़मानत के लिए आता है तो अदालतें ये कह देती हैं जनाब हम डायरेक्शन दे देते हैं ट्रायल कोर्ट को, जनाब आपके मुकदमे का जल्द फैसला कर दीजिए, अगर आप बेगुनाह होंगे तो रहा हो जाएंगे, अगर गुनाहगार होंगे तो सजा हो जाएगी। इसी तरह इसमें अदालत ने ये कहा कि जनाब आप इनकी ज़मानत मनसूख करवाना चाहते हैं, ज़मानत हम मनसूख नहीं करेंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट्स को कह देते हैं जनाब कि 4 माह में इसका फैसला कर दिया जाए, अगर ये गुनाहगार होंगे तो फिर ये गिरफ्तार हो जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। तो इसमें ऐसा क्या है? तो ये फैसल चौधरी साहब जनाब हाँ उन्होंने ये आर्गूमेंट्स करने की कोशिश की, जनाब तुसी केड़े केस च भाई जान, उनके जो मेरा फवाद चौधरी वाला केस उनके ऊपर लगा ही नहीं, वो तो आइंदा हफ्ते लगा हुआ है।
उनके जनाब 14 और 15 अप्रैल को हमारे सामने कुछ और मुकदमात भी लगे हुए हैं, यानी वो मुकदमात जो ये गए हुए हैं पीटीए वाले, जो मुलजिम है 9 मई वाले, वो गए हुए हैं कि जनाब हमें बरी किया जाए, हमारी बरीयत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, इस तरह की। या फिर कुछ लोगों की जमानतें नहीं हुई, वो जमानत के लिए गए हुए, तो उन्होंने कहा जनाब 14 और 15 को जो हमारे पास मुकदमा लगे हुए, तो हम इनका ना इकट्ठा हुक्म जारी कर देंगे कि 4 माह के अंदर अंदर जो है इन मुकदमात के फैसले किए जाए। अब ये तमाम मुकदमात जो हैं, ये जो मैंने कहा है ना 319 मुकदमात हैं, इन सब का फैसला नहीं होना 4 माह के अंदर अंदर, सिर्फ उन मुकदमात का फैसला होना है जिनमें चालान सबमिट हो चुके हुए हैं, मुकम्मल चालान सबमिट हो चुके हुए हैं। जैसे GHQ वाला केस है, गुज़श्ता रोज उसकी समाअत थी, लेकिन वो जेल में नहीं गए जज साहब, और उसकी जो है तारीख दे दी उन्होंने, वो इमरान खान के खिलाफ जो है। और बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं, लाहौर में एक मुकदमा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जो जिसका ट्रायल मुकम्मल होने वाला है। 28 के करीब गवाह जो हैं वो भुगत चुके हुए हैं, गवाहियाँ हो चुकी हुई हैं। तो वो ये कहा जनाब नहीं, ये देखें जनाब इससे तो बड़ा जनाब हो जाएगा। जो खतीजा साहब के वकील और जो आलिया हमजा के वकील थे, सुमैर खोसा साहब जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब इससे तो जनाब ये है कि जनाब वो फैसले जो होंगे, अदालतें जो हैं वो अंधाधुंध फैसले करेंगी, और ये जनाब हकूक मुतासर होंगे मुलजमों के, और शिफाफ ट्रायल का अमल जो है ये मुतासर होगा। तो ये जनाब आपने वो टाइम वाला ना लिख रखे आप। अच्छा, मुलजम की ख्वाहिश ये होती है, अगर बेगना है मुलजम, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जनाब जल्द अज जल्द फैसला हो। अगर खुदा न खास्ता मुझे ट्रायल कोर्ट से सजा हो भी जाए तो मैं फिर अपील में चला जाऊं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, 2 जगह पे अपील होनी है ना, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वहां से मेरे हक में फैसला आ जाएगा। यहाँ से तो बजाय इसके कि साल तक मैं जनाब जेल में पड़ा रहूं, मेरे ऊपर तलवार लटकी रहे, तो यहाँ से तो जान छूटे ना। ये कह रहे नहीं, इससे जो ना शफाफियत जो है ट्रायल की वो मुतासर होगी, ये हमारा हक है जनाब। तो वहाँ चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब ये जो विशाल खां वाला केस था, वो कहते हैं उसका चीफ जस्टिस था पेशावर हाई कोर्ट का, तो उसमें भी 55 के करीब मुलजिम थे, तो वो 3 माह में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसका फैसला कर दिया था। ये तो फिर 4 माह दे रहे हैं। अब जो मैंने अर्ज किया ना, ये मुलजिम को तो खुश होना चाहिए। अगर फर्ज करें कि ये ट्रायल के दौरान कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जाते हैं, इनके हाथ में तो एक लीवर आ जाएगा, एक कानूनी हथियार आ जाएगा कि जनाब ये जो तकाजे हैं, कानूनी तकाजे, अपील में ये नुक्ता लेंगे कि जनाब ये कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो जनाब ये हमारा ट्रायल जो है यही कलदम किया जाए, हमें बरी किया जाए, हमें गलत सजा हुई है। लेकिन ये बजाय इसके कि इस तरफ आए, ये कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है कि ऐसे मजबूत शवाहद मौजूद है कि बहुत सारे मुलजिमों को सजा हो सकती है। और फिर इनको खदशा ये है कि जनाब, क्योंकि फौज ये समझ रही है कि जनाब ये एक मुनज़्ज़म हमला था, एक मुनज़्ज़म साजिश थी, सोची समझी साजिश थी, इस हवाले से शवाहद भी मौजूद हैं। GHQ वाला जो हमला केस है, इमरान खान जिसमें जिनका ट्रायल हो रहा है, वो साहब जो हैं, वहाँ जो शवाहद दिए जा रहे हैं वो भी सजा वाले शवाहद हैं। अब 4 माह में जब अगर फैसला नहीं हो पाता तो इसकी मिसालें मौजूद हैं, जैसे एवनफील्ड वाला रेफरेंस वाला जो मामला था, जिसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर तीनों मुलजिम थे, तो एक मॉनिटरिंग जज भी बैठा हुआ था, मोहम्मद बशीर साहब अदालत के जज थे। वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो अदालत ने मुद्दत मुकर्रर की थी, तो वो नहीं ट्रायल मुकम्मल कर सके थे, 2 मरतबा उन्हें इजाज़त लेनी पड़ी जाके। तो यहाँ भी अदालत जो है, इसने एक और चीज़ जो है वो कहा है कि जनाब आप टेंशन न लें, इंसाफ होगा, शफाफ ट्रायल होगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम डायरेक्शन दे रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स को कि वो हर 15 दिन बाद एक पेशरफ्त रिपोर्ट इन मुकदमात के हवाले से जो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहबान को दिया करेंगे, या फिर निगरान या मॉनिटरिंग जज होता है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के ऊपर, तो उसको ये रिपोर्ट दिया करेंगे। लेकिन ये इंसाफ की जल्द फराहमी से ये पहली दफ़ा मैंने देखा है ये घबरा रहे हैं, और घबरा इसलिए रहे हैं कि इनको पता है कि ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि जनाब जान नहीं छूटनी। जो बाहर फिर रहे हैं ना, ये जो मफरूर है ना, उनके केस अलग कर दिए जाएंगे, इश्तिहारी दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करके ना उनके, कि जहाँ भी मिले इनको गिरफ्तार कर लिया जाए।
ان کے مقدمات جو ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے، اور جو گرفتار ہیں اور جو پیشیاں بھگت رہے ہیں، جو حاضر ہو رہے ہیں، جو ضمانت پہ ہیں، ان کے ٹرائل چلیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اگر سزائیں ہوتی ہیں تو جیل میں چلے جائیں گے، اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر رہا ہو جائیں گے۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اچھا، ایک اور عجیب بات جو فیصل چوہدری صاحب نے کی ہے نا باہر نکل کے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہاں پی ٹی آئی کا کوئی بڑا وکیل موجود نہیں تھا۔ وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ بھائی صاحب ہونوں عدالتاں نہیں رہیاں گڈ ٹو سی یو والیاں، تسی کی سمجھتے ہو کہ جناب وڈے وڈے وکیل جان گے پیش ہون گے عدالت دے وچ تے عدالتاں انہاں دے چہرے دیکھ کے فیصلہ کر دیں گے، جداں ماضی چ ہوندے رہے نے، بایو میٹرک تو بغیر فیصلے ہوندے رہے نے جناب، سماعت ہوندی رہی ہے مقدمات دی، ضمانتاں ہوندیاں رہی، اداں دیاں گلاں ہون نہیں چلنیاں بھائی صاحب۔ یہ جڑا حکم جاری ہو گیا 4 مہینے دے اندر اندر جا فیصلہ کہندے کرو، اور اگر فیصلہ نہیں ہو پاندا پھر وہ درخواست دے کے مزید ٹائم لے لیں گی عدالتاں، اور اس کی مثال دے ہی دی ہے انہوں نے چیف جسٹس نے، جناب اس میں بھی مشال والا جو کیس تھا اس میں 55 کے قریب ملزم تھے، اور 3 ماہ میں فیصلہ کر دیا تھا عدالت نے۔ یہ کہتے ہیں بڑے ملزم ہیں جناب، ایک ایک مقدمے میں زیادہ ملزم ہیں، وہ ملزم دیکھ لیں گے جناب کتنے مفرور ہیں، کتنے جو ہیں ضمانت میں ہیں، کتنے جیل میں ہیں۔ جو جیل بھگت رہے ہیں 9 مئی کے فوراً بعد گرفتار ہو گئے تھے، شاہ محمود قریشی ہو گیا، اعجاز چودھری ہو گئے، یاسمین راشد ہو گئی، تو انہیں تو جان چھٹن دیو یار، جا انہوں نے ساواں ہونگیاں اپیل جان گے وہ چھٹ جان گے اگر بیگنا ہے گے نے، انہوں نے اگے دے روڑے نہ ٹکاؤ۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔